हमारा मिलना उस वक्त पे होता है जब ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। चलो गाइस, कोई डाउट है? आपको कुछ कहना है? आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, उस रिगार्डिंग एनीथिंग यू वांट टू स्पीक, यू वांट टू आस्क, देन गो अहेड। अरे अभी से मैच देखने बैठ गए हो क्या तुम लोग? हाँ, ठीक। इम्पोर्टेंट टॉपिक लिस्ट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था गाइस, दैट वी हैव कवर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, हमने जो पढ़ा है क्लास में वो सब इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, नहीं अभी क्लैट के लिए न्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था दैट नाउ यू कैन फोकस ऑन रिवाइजिंग, ओनली रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है? उल्टा चलना है, उल्टा। उल्टा मतलब पहले मई का पढ़ेंगे, फिर हम अप्रैल का पढ़ेंगे, फिर मार्च का। ऐसे आप रिवर्स में गाड़ी चलाओ और लास्ट ईयर मई तक जा सकते हो तो बेस्ट। लास्ट ईयर मई तक 1 आवर, 1 आवर क्या, 1 साल, 1 साल तक जितना हमें आता है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इंडिया जापान, इंडिया श्रीलंका, यस इट इज इम्पोर्टेंट। श्रीलंका तो काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, you should know about the Trikonmali port which is developed by India. You should know about container port in Colombo that is developed by India in Sri Lanka. You should know about the money and all the help of supplies that is provided by India to Sri Lanka. Who was recently appointed as the Prime Minister of Sri Lanka? अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया? महिंदा राजपक्सा वॉज आउटस्टेड। नहीं, गोटबाया तो प्रेसिडेंट है ना। गोटबाया जो है अपना सिंघम का गोटिया। हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो हमेशा से काफी इंपॉर्टेंट है। आई गेस 2 वीक पहले मैंने उसके बारे में पढ़ाया था। वेरी गुड गाइस। रानिल विक्रम सिंह, यस। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। आपको ये पता होना चाहिए था दैट महिंदा राजपक्षा, he was the president also of श्रीलंका। वो कब थे प्रेसिडेंट वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज महिंदा राजपक्षा इज कंसिडर एज द पर्सन who ended the civil war in Sri Lanka by destroying LTTE। ठीक है, नाउ एलटीटी वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये बाकी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की है। डू यू रिमेम्बर मैंने एक स्पेशल और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ाया था ऑफ श्रीलंका? वो कौन सा नंबर का था? श्रीलंका की बात कर रहा हूं। मैंने बताया था दैट दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द तमिल श्रीलंकन्स एंड द मेजोरिटी सिन्हालिस। और आप सब गलत आंसर दे रहे हो। ठीक है, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गाइस, इफ यू रिमेंबर, 1313। ठीक है, याद आ रहा है? इट वॉज 13। सिद्धांत याद आया कि अभी तक नहीं आया? यस, 1987 वाला ऑपरेशन हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जब भेजी थी, IPKF। डू यू गाइस रिमेंबर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स अंडर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टरशिप?
ऑपरेशन क्या नाम क्या था? What was the name of the operation? पवन, ऑपरेशन पवन, ठीक है। इन 1987 इंडियन पीस कीपिंग फोर्स अंडर द पार्ट ऑफ इंडो श्रीलंका अकॉर्ड, किसका पार्ट था? इंडो श्रीलंका अकॉर्ड। बोलो भाई, और कोई डाउट? पूरा वापस रिवाइज कर लिया है हम लोगों ने। Okay, and you should know that India had got the project of developing East container. Okay guys, लिख लो ये, जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन अभी बोली है प्लीज राइट डाउन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेक्स्ट, ठीक है। बोलो और कुछ? हाँ, चाइना तो अपना पॉट बनाती है यार, ठीक है, वो हर जगह बनाती है। वो चाइना ही खरीदेगा थोड़े टाइम बाद। चाइना इज गोइंग टू बाय श्रीलंका, ठीक है, कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, हम खरीद लेता हूं तुमसे, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया? ओके, आई होप देयर आर नो डाउट्स नाउ, ठीक है। और ये जो रानिल विक्रमसिंघे भाई है ना, ये भी पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और देखो, इंडिया पीस कीपिंग फोर्स जो है, राजीव गांधी, और उसके सामने कौन था? JR जयवर्धने, ठीक है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। ये दोस्त, उसमें क्या है ऋषि, के इंडिया के जो नेबर्स लोग हैं ना, उनके दिमाग में कुछ अलग ही भरा हुआ है, ठीक है। उनको ऐसा चाइना के साथ थोड़ा कोजी कोजी करने में मजा आता है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि किसके साथ रिश्ता रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे, ठीक है, चलता रहता है। चलो गाइस, ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडे। ये आज का आपका पहला रिवीजन हो गया। इंडिया श्रीलंका सब कुछ हो गया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स 1987 में भेजी गई थी, ऑपरेशन पवन, ठीक है, सब कुछ हो गया। चलो अभी आगे चलेंगे। देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप पूछते हो ना, तो मैं हमेशा से कहता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे काफी रिलेटेड न्यूज है। व्हाई? बिकॉज देखो, आप सबको मैंने काफी टाइम पहले पढ़ाया था दैट whatever the states in northeast India you are witnessing right now, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Tripura and Mizoram, these 6 states were carved out from Assam. समझ रहे हो? आसाम को तोड़ तोड़ के इन स्टेट्स को बनाया गया है, ठीक है। अगर आप समझ लो कि प्रॉपर्टी का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है 5 बच्चों में, तो झगड़ा भी होगा आगे जाके। इज इट सिंपल? इट इज वेरी सिंपल। समझ रहे हो मेरी बात? सो ऑल ऑफ दिस 6 स्टेट्स हैव बाउंड्री इश्यूज विद आसाम। ये 6 के 6 स्टेट्स, ऑल ऑफ दिस 6 स्टेट्स आर हैविंग बाउंड्री डिस्प्यूट्स विद आसाम, ठीक है। मेजरली टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। सो रिसेंटली Assam and Arunachal Pradesh
they formed committees at state level to try resolve this issue. Okay. आसाम का कैपिटल कभी पूछे तो गुवाहाटी लिख के मत आना, मेहरबानी करके, ठीक है। आसाम का कैपिटल दिसपुर है, ठीक है, ये याद रखना। चलो वेरी गुड, अभी आगे चलिए। अभी मेरी बात समझो। What news is important from this? You should know the formation years of each and every state. When was Meghalaya formed? When was Arunachal Pradesh formed? ठीक है, चलो देखते हैं आगे जाके क्या बात है, ठीक है। Recently, the government of Arunachal Pradesh and Assam, ये मैंने बता दिया आपको। Assam shares 800 किलोमीटर जितनी बाउंड्री विद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का क्रिएशन कब हुआ था? 1987, ओके। यू शुड रिमेंबर दिस। बाय स्लाइसिंग आउट द टेरिटरी ऑफ असम, ठीक है, याद रखना। A committee since then has been formed to solve the disputes between these two states. Okay, but no objective was achieved and the matters went into the court. Now, why at the first place, why are there issues in these states? Eight, linguistic idea of reorganization. Guys, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब ऑर्गेनाइज किया गया था? इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट इन इंडिया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब किया गया था? देखो याद रखना, जो कमीशन बनाया गया था एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, वो 1953 में बनाया गया था। और उस कमीशन के रिकमेंडेशन का एक्ट, मतलब एक लॉ बना के कब इंप्लीमेंट किया गया था? 1956, ठीक है। कमिटी कब बनी? 1953। लॉ कब पास किया गया? 56 पे, ठीक है। तो ये कमिटी ने क्या किया था? दे कंसीडर लैंग्वेज एज वन ऑफ द आइडिया बिहाइंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। सो उसके कारण क्या हो गया? लैंग्वेज को लेकर डिस्प्यूट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर जियोग्राफिकली वेरी कॉम्प्लेक्स। इट इज सिचुएटेड पूरा हर जगह, देयर आर माउंटेन्स, there are valleys, there are rivers. So you can understand that making a boundary in this region will be very tricky. And the other is that northeast states are tribal states. ठीक है, वहां पे सबके सब लोग जो है मेजॉरिटी, they are of tribal origins. So उनकी लॉयल्टीज वो सब भी इश्यू करता है, ठीक है। Now the next क्या है? नागालैंड कब बनाया गया था? 1963। नागालैंड के अंदर अभी आफ्स्पा है कि नहीं है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है कि नहीं है? लेक्चर्स देख लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर, ये 4 स्टेट कब बने गए? 1972 में। ऑल ऑफ दिस 4 स्टेट्स, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम, दे वर क्रिएटेड इन 1972। और जो अरुणाचल प्रदेश है वो कब बनाया गया? 1987, ठीक है। सो यू कैन आस्क मी, सर आर देयर एनी अदर मैकेनिज्म? कोर्ट नहीं जाना है हमको, तो क्या कुछ और रास्ता है हमारे पास ये सब इश्यू को सॉल्व करने के लिए? द आंसर इज यस। अंडर आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट कैन फॉर्म इंटर स्टेट काउंसिल। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। टू डिस्कस द इश्यू अमॉन्ग द स्टेट्स। अगर कुछ स्टेट्स को इश्यू है तो आप इंटर स्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट बना सकते हैं और उस काउंसिल में स्टेट्स के डिस्प्यूट्स सॉल्व किए जा सकते हैं। Am I clear, guys? Next, zonal councils. Now, एक जमाने में क्या हुआ करता था, जो हमारे पार्लियामेंट पे जो लोग बैठते थे वो काफी स्मार्ट हुआ करते थे। ये पहले की बात है, ठीक है, पहले के जमाने में, विदेश टाइम, ठीक है। तो उनको क्या है, उनका दिमाग चलता था, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम 1956 में नए स्टेट्स बना रहे हैं, टोटल 14 स्टेट्स बने थे,
and 9 union territory. So there is a possibility that इतने नए सारे हम स्टेट्स बना रहे हैं तो स्टेट्स के बीच में काफी झगड़ा हो जाएगा. तो उन्होंने जो 1956 में लॉ पास किया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लॉ, उसमें उन्होंने क्या किया, जोनल काउंसिल्स भी बनाए. सपोज वेस्ट जोन में कौन आता है, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है. देख, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, तो ये तीन का एक जोन बनाएंगे. तो इनके झगड़े हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं. इनको साथ मिलके कुछ काम करना है, हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो वो लोग काफी दूर का सोचते थे, तो उन्होंने जोनल काउंसिल कब बनाए थे, 1956 में ही बनाए थे. एम आई क्लियर गाइस? ओके, लिख लो. लिख लो लिख लो लिख लो. Now you guys keep asking me why all of these things are important. Guys, ये जो झगड़ा होता है इनके बीच में, that is one of the reason why ASFA is enforced in Northeast in so many states. समझ रहे हो? One of the reason, one of the justification given by government, central government sometimes. ठीक है? टोटल 5 काउंसिल बनाए गए. फिर एक और नया काउंसिल बनाया गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, in 1971, specially for northeast states. Okay. कौन थक गया ये पहला पढ़ के, ये पहला न्यूज पढ़ के कौन थक गया, जरा हाथ ऊंचा करो. कुछ तो होंगे. चलो, बहुत अच्छी बात. अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछूं ना इस टॉपिक के ऊपर, तो आपको नहीं आएगा. ठीक है. चलो मुझे ये बताओ, does मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद असम? जो मिजोरम करके जो स्टेट है, क्या उसकी बॉर्डर है आसाम के साथ? यस और नो? वो मैप में इसके लिए लेके आया था, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाता आप लोगों को. वो मैप आपके ऑब्जर्वेशन के लिए था. चलो देख लेते हैं. द आंसर इज यस. देखो, आसाम के साथ कितने स्टेट्स जुड़े हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम. हाउ मेनी स्टेट्स? 1 2 3 4 5 6 7 states. There are total 7 states, and the state of Assam has 2 international boundaries. Guys, remember all these things. कितनी बाउंड्री है इंटरनेशनल? 2, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ. Now look at Tripura. Tripura is surrounded by Bangladesh from 3 sides. देख रहे हो? Its northern portion is touching Mizoram and Assam. इसे कहते हैं गाइस मैप बेस्ड क्वेश्चन. हाउ असम इज कनेक्टेड विद बांग्लादेश? ये मेघालय के बाजू वाला एरिया दिख रहा है आपको? मेघालय के बाजू वाला देखो, मेघालय के नीचे वाला देखो पार्ट. ऑल ऑफ दिस पार्ट्स आर विद बांग्लादेश. ओके दृष्टि. ओके गाइस, चले आगे. लेट्स गो. And keep this map in your mind. Arey, it's all like this. That's quite fine. Chalo. Okay. Northeastern state and language. One of the again most important disputes. और आपको ये बात आप आगे जाके पढ़ोगे. I will admit that you guys are very young right now. आपको लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस नहीं पता. विथ नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल नहीं पता होगा. मतलब यहाँ पे दंगे हो जाते हैं. ठीक है, भाषा को लेके हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता है. देखो,
आर्टिकल रिसेंटली हमारे मोटा भाई ने ऐसा कहा है दैट हम लोगों ने हिंदी कंपलसरी कर ली है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, तो उसके लेके भी थोड़ा डिस्प्यूट हो गया है। सो वी शुड नो फ्यू थिंग्स अबाउट लैंग्वेज एंड व्हाट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 343 क्या कहता है? दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट along with English should be our official language for 15 years, after which English can be dropped. ये पता चल गया, ये पता चल गया कि 15 साल तक हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, बाद में इंग्लिश को आप निकाल दें। तो आपको पता नहीं होगा that in 1960s onwards South India was in education. That why only Hindi, why not other languages, and so issues. तो गवर्नमेंट अंडर प्रेशर उन्होंने एक लॉ पास किया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो उन्होंने क्या बोला कि हिंदी भी चंगा है और इंग्लिश भी चंगा है, और ये दोनों हम रखेंगे इनडेफिनेट टाइम के लिए। समझ गए आप लोग? गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं यार, हम हिंदी भी रखेंगे और इंग्लिश भी रखेंगे। ये क्या बोल दिया? ऑफिशियल सीक्रेट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में। ठीक है, और ये सब तो नई चीजें हैं। कैन यू गाइस टेल मी कौन से शेड्यूल में लैंग्वेजेस मेंशन की गई है विच आर कंसिडर एज रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज? वेरी गुड। शेड्यूल 8 के अंदर देयर आर टोटल 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। शेड्यूल 8 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, और उसमें जो 8 नंबर का शेड्यूल है उसके अंदर एक लिस्ट है। उस लिस्ट में 22 लैंग्वेजेस के नाम है। ठीक है, विच आर कंसिडर एज द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। ठीक है, लास्ट लैंग्वेज टू बी एडेड, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के बीच का डिफरेंस मुझे कौन समझाएगा? ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर, ओके दृष्टि, वेरी गुड। नहीं, गलत है थोड़ा सा। मैं आपको आज अच्छे से वापस समझा देता हूं, आप सब लोगों की थोड़ी थोड़ी गलतियां हो रही है। देखो गाइस, एक वापस वही कहूंगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो काफी तेज थे। ठीक है, एक जमाने में तो उन्होंने क्या सोचा दैट इंडिया में बहुत सारा ऐसा रीजन है विच आर ट्राइबल एरियाज, ट्राइबली डोमिनेटेड एरिया, सॉरी ट्राइबल एरियाज नहीं कहूंगा, बट ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। So in this region, we should do more proactive work. We should give this tribal people some rights to manage their own culture so that they can stay attached to their culture. ठीक है? समझ गए? To safeguard the rights of tribals, these 2 schedules are inserted and are present in Constitution. तो Schedule 5 तो आप कहोगे तो सर एक ही शेड्यूल में क्यों नहीं किया? जब ट्राइबल्स को ही बचाना, मतलब उनके कल्चर को बचाना था, तो एक ही शेड्यूल में डाल देते। 2 शेड्यूल बनाने के लिए क्या जरूरत थी? तो वापस कहूंगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखा दैट जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल है, दे आर वेरी इंडिजीनियस, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अलग है रेदर देन द ट्राइबल पीपल विच आर फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। समझ रहे हो? दैट नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स आर वेरी मच डिफरेंट देन द ट्राइब्स दैट आर फाउंड इन द मेनलैंड इंडिया। समझ गए? मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, यहाँ की जो ट्राइब्स है वो काफी अलग है। तो उनको डाला गया शेड्यूल 6 में, और उनको कहा जाता है ट्राइबल एरियाज। और मेनलैंड इंडिया में जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो जगह है, उन्हें क्या कहते हैं? शेड्यूल एरियाज। समझ गए?
टोटल 9 स्टेट में है, ठीक है। ओके गाइस, जिंदा हो ना आप लोग? एंड गाइस, दिस इज नथिंग दैट आई एम टीचिंग बहुत ही ब्रॉडली और एनीथिंग, ठीक है। आप अगर मॉक पेपर सॉल्व करते होगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे होंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसा मत समझना कि ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। ओके, एनी डाउट इन दिस गाइस? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कॉन्फिडेंटली, अच्छे से? ओके ओके ऋषि, ओके गुड। सिद्धार्थ, मॉक के बाद आइए। बस कर, आई होप सबके अच्छे जा रहे हो। एंड यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है। आई होप मैंने आपको क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में भी पढ़ाया है, याद है ना भाई लोग? क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती है, क्लासिकल डांस के बारे में भी पढ़ाया है। क्लासिकल लैंग्वेजेस, डांसेस, एवरीथिंग। जो न्यू स्टूडेंट्स है, यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। हाँ ऋषि, वेरी गुड। बिरजू भाई के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने पढ़ा। Classical languages are those languages, guys, which are not derived languages. Derived मतलब Gujarati is derived from some other language, Hindi is derived from some other language, but संस्कृत से बाकी सब डिराइव होता है, ठीक है। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलया, उड़िया, ठीक है। सिद्धांत, आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज माई सेल्फ, वो कभी पढ़ाने पढ़ाने में ध्यान नहीं रहता। बट लास्टली आई रिमेम्बर फिफ्थ शेड्यूल में टोटल 9 स्टेट्स है, ठीक है। अच्छा हाँ, तेलंगाना को गिन के 10। यस यस यस, यू आर राइट। यस यस। ओके गाइस, ओके, सो सिद्धांत हैज गिवन अस अ गुड पॉइंट कि भाई आंध्र प्रदेश का तो लफड़ा हो गया, तो अब 2 स्टेट बन गए, तो टोटल कितना है? 10 स्टेट है, ठीक है। और मैं क्लासिकल लैंग्वेज बता देता हूँ, टोटल 6 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। हाँ, मलयालम रह गई ना यार। ओके, एंड तमिल वाज द फर्स्ट वन टू बी डिक्लेयर एज 2004 में। सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल डिस्कस किया गया था? और लास्ट में कौन सी की गई? उड़िया। नहीं, दृष्टि सबसे पहले तमिल। ओके, ओके गाइस, काफी सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, डाइजेस्टेड। अभी चले आगे, ठीक है। नहीं खुशी, ओडिया नहीं थी लास्ट लैंग्वेज टू बी एडेड। मैं बता सकता हूं लेकिन मुझे बताना नहीं, ठीक है। होमवर्क है, नेक्स्ट टाइम पक्का करवाऊंगा, ठीक है। डोंट वरी।
ओके, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम। मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से। अगर मैंने और आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया यहाँ पे, तो उसका कुछ फायदा है? डालने के लिए मेरे को कुछ और भी तो बनाना पड़ेगा, जो मुझे किसी जगह पे लेके मैं उसको डिलीवर कर पाऊं। समझ रहे हो? कोई रॉकेट, कोई प्लेन, कोई मिसाइल तो चाहिए कि मेरे बॉम्ब को लेके जाए, ठीक है? वरना 555 हमारे घर पे ही फूकेगा, ठीक है? तो ये लॉ है उस चीज को टारगेट करने के लिए कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है उसे टारगेट करता है, और जो उसकी डिलीवरी सिस्टम्स है उसे भी टारगेट करता है। नाउ गाइस, रिमेंबर दिस वन थिंग, दैट क्या कौन कौन सी चीजें आती है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में? न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। कयामत पिक्चर देखा है ना आपने, अजय देवगन वाला? देखा है कि नहीं देखा? यार पिक्चर है, तुम लोग नहीं देखते हो ना, इसलिए आधा आपको पता नहीं होता, ठीक है? तो उसमें केमिकल बनाया होता है अरबाज खान ने, एकदम खतरनाक, ठीक है? चलो चलो, कंटिन्यूइंग अगेन। So this three types of weapons are called weapons of mass destruction, ठीक है? एक 1540 रिजोल्यूशन हुआ था इन यूनाइटेड नेशंस, रिजोल्यूशन एट यूनाइटेड नेशंस, ठीक है? तो अंडर दिस रिजोल्यूशन इन 2004, the members of the United Nations were compelled to enact a law. मेंबर्स को बोला गया था कि आपको एक लॉ बनाना पड़ेगा टू प्रोहिबिट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। एम आई क्लियर? 1540 रिजोल्यूशन जो है इन 2004, अंडर दिस इट वाज इंस्ट्रक्टेड टू मेंबर स्टेट्स कि आपको एक लॉ बनाना पड़ेगा टू प्रोहिबिट दिस एक्टिविटीज। अभी यूनाइटेड नेशन ने बोला है, तो इंडिया ने एक लॉ 2005 में एनेक्ट किया, सेम लॉ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन 2005। बट वन ऑफ द प्रॉब्लम of this law was that it was not covering the financial aspects of weapons of mass destruction. भले कोई बना नहीं रहा, लेकिन आप उसको फाइनेंस कर रहे हो, तो समझ रहे हो, somebody must be financing the project. So that part, that financer was not covered in the 2005 wala law. So what government did, they inserted this finance and financial related all the parameters in this Amendment Act of 2002. Am I clear? पहला लॉ क्या था, उसमें क्या प्रॉब्लम था, और अब कौन सा लॉ वापस उसे रेक्टिफाई करने के लिए टू कवर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ये अमेंडमेंट पास किया गया है, ठीक है? अभी मुझे किसी ने बोला था FATF इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे लिखा है दैट ये सब क्यों करना पड़ा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कहां पे है उसका हेडक्वार्टर FATF का? मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पेरिस। पेरिस गाइस, पेरिस। ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट याद आ रहा है आप लोगों को? Financial Action Task Force, they come out with grey list and black list. Okay, very good. Now, what are the objectives of this bill? Prohibiting financing activities. जो मैंने आपको बताया, that finance भी नहीं कर सकते आप weapons of mass destruction को, ठीक है? पहली बात वो empower the central government to freeze, seize और अटैच फंड्स, ठीक है? मतलब आपका पैसा वैसा अकाउंट सब जब्त कर लेंगे, ठीक है? प्रोहिबिट मेकिंग अवेलेबल फंड्स, असेट्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ये सबको भी प्रोहिबिट कर दिया गया है ताकि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना बना पाए। एम आई क्लियर गाइस? एनी डाउट इन दिस? लिख लो फटाफट, इसके पीछे थोड़ा सा इसके एसोसिएटेड टॉपिक है, पहले ये लिख लो।
गाइस ये लॉ ऑलरेडी पास हो चुका है, ठीक है, इसलिए ध्यान से। When was nuclear non-proliferation treaty was signed? ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। गूगल करके मत बताना, अपने दिमाग पे जोर डालो, आएगा यार। (1968) वेरी गुड। और उसका एनफोर्समेंट कब हुआ था? 1970। ओके, साइनिंग के लिए कब ओपन किया गया था? 1968। एनफोर्स कब हुआ? 1970। और उसका रिव्यू कब होता है? एवरी 5 years। एम आई राइट और रॉन्ग? एवरी 5 years इज द रिव्यू ऑफ एनपीटी। चलो आगे चलेंगे। Efforts to control the spread of weapons of mass destruction, non-proliferation treaty, क्या इंडिया ने साइन किया है एनपीटी? इज इंडिया हैज साइन एनपीटी? ऋषि, इतना दिल से मेरे को अभी गुस्सा आ रहा है ना। द आंसर इज नो, इंडिया ने कभी साइन नहीं किया एनपीटी। इंडिया ने साइन नहीं किया है, पाकिस्तान ने साइन नहीं किया है, इजराइल ने साइन नहीं किया है, ठीक है, रिमेंबर दिस। इतनी गलती नहीं होनी चाहिए। हम क्या कहते हैं कि हम ये साइन नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। ये डिस्क्रिमिनेट करता है हमारे साथ, ठीक है, पक्षपात। बायोलॉजिकल वेपन्स एंड केमिकल वेपन्स कब किया है? बायोलॉजिकल 1972 में, केमिकल्स 1993 में। इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया है, लेकिन बायोलॉजिकल वाला भी साइन किया है और केमिकल वेपन भी साइन किया है। ओके, लिख लो। how it is discriminatory. So basically, this treaty allows only the 5 nuclear weapon state to use nuclear weapons, and it prohibits the other countries for not obtaining, not keeping, not producing nuclear weapons. बेसिकली मैं रख सकता हूं न्यूक्लियर वेपन्स और मैं आपको ना बोल दूंगा कि आप नहीं रख सकते। समझ रहे हो? ओके, देखो गाइस, कुछ कुछ चीजें मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए बहुत ही बेसिक टर्म्स में समझाता हूं। ऐसा मत सोचना कि सर को कुछ नहीं आता, ठीक है? ठीक है,
My job is to make you guys understand and get marks. ठीक है? कंट्रीज को मिलेगा स्वयं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल यूज करने की परमिशन. जो कंट्री साइन करती है, दे कैन गेट यूरेनियम, दे कैन गेट द लेटेस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अदर कंट्रीज. बट जिस कंट्री ने साइन नहीं किया है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. फ्यूल नहीं देते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, ऐसा सब करते हैं. ठीक है? अगेन हमारा सबका प्यारा देश जो है, जो देश हमें बहुत पसंद है, जिसे हम यूएसए कहते हैं, दे आर द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है? ओके गाइस, लिख लिया. लेट्स गो एंड नाउ. आज 3-4 टॉपिक ही है, लेकिन काफी बड़े बड़े हैं. ओके ओके, चलो एक बात बताओ मुझे, क्या हमने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बारे में पढ़ा है? क्या करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इट्स वन ऑफ द टास्क इज टू सी एंड ऑब्जर्व India's Arctic Ocean, Arctic and Antarctic policy. Do you guys remember? Arctic और Antarctic. ठीक है? और मैंने आपको बताया है, yes, Deep Ocean Mission also, वही Deep Ocean Mission भी. ठीक है? Exploration. Very good guys. Very good. ठीक है? Very good. चलो, let's go ahead now. मैंने आपको बताया है that दक्षिण गंगा कहाँ पे थी? एंटार्क्टिका में या आर्कटिक में? एंटार्क्टिका में. कब किया गया था? 1983 में. ये मैं सब पढ़ाया है. ठीक है? 1983 में इंडिया एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी इन एंटार्क्टिका विच इज कॉल्ड दक्षिण गंगा. और उसके बाद मैत्री और भारती. याद आया? ठीक है? राइट नाउ कौन सी चालू है? मैत्री और भारती. ठीक है? सो बेसिकली आपको क्या लगता है, आप में से कोई भी उठा के, हिमाद्री सबमर्ज नहीं हुई थी अनमोल, दक्षिण गंगा सबमर्ज हो गई थी. इसके लिए बाद में हमने मैत्री और भारती बनाई. हिमाद्री कहां पे है? हिमाद्री इज इन आर्कटिक. हिमाद्री इज इन आर्कटिक. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. आपके बेसिक्स क्लियर है. वेरी गुड. कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट, आपको क्या लगता है, मेरे को और आपको अभी जाना हो एंटार्क्टिका, तो हम ऐसे मुंह उठा के जा सकते हैं? द आंसर इज नो. ठीक है? द ट्रैफिक ऑन एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक हैज टू बी रेगुलेटेड. ठीक है? क्या वहां पे हम जाके कोई भी बायोलॉजिकल केमिकल टेस्ट कर सकते हैं? अगेन द आंसर इज नो. गवर्नमेंट कर सकती है साइंटिफिक पर्पस के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है? क्या हम वहां पे कोई बाहर का, मतलब जो लोकल प्लांट या लोकल एनिमल नहीं है एंटार्क्टिका में, क्या हम उनको ले जा सकते हैं? टाइगर को उठा के वहां पे डाल देंगे तो बेचारे पेंगुइन का क्या होगा? ठीक से चल भी नहीं सकते वो लोग तो. ठीक है? ठीक है? तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि चलो मस्ती आ गई, आज एक छोड़ देते हैं वहां पे. ठीक है? द आंसर इज नो. तो हम ये सब क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑन द ग्लोबल लेवल there is a treaty which is called Antarctica Treaty, जिसका इंडिया भी एक सिग्नेटरी है. समझ रहे हो? इंडिया भी सिग्नेटरी है. कहाँ का? एंटार्क्टिक ट्रीटी. वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर वो ट्रीटी साइन की है, ताकि एंटार्क्टिका का यूज हम पीसफुल पर्पस के लिए कर सके. वहां पे कोई मिलिट्री स्टेशन ना बनाए, कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी टेस्ट ना की जाए. ओनली फॉर पीसफुल मैनकाइंड पर्पस हम उसे यूज कर पाए. एम आई क्लियर गाइस? तो रिसेंटली एक बिल पेश किया गया है, एंटार्क्टिका बिल करके, इन पार्लियामेंट. तो उसके बारे में क्या है वो हम देख लेते हैं. मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है. आप लोग पढ़ो पीपीटी को और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे. ठीक है?
और एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट के बारे में हमें काफी चीजें पता होनी चाहिए। चलो देखते हैं। द बिल इज एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन एज वेल एज फॉरेन सिटीजन, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इंडिया ने यूरोपियन यूनियन का एक प्रपोजल था कि एंटार्क्टिका के पास जो ईस्ट एंटार्क्टिका में वीडल सी है, बहुत ही फेमस सी है वीडल सी, और दूसरी सी का नाम है रॉस। रॉस पता है ना, अपना फ्रेंड्स वाला, ठीक है, तो जेनिफर एनिस्टन के साथ जो होता है ना वो वाला, देखा होगा आप सबने, ठीक है। तो दो नाम रखे हैं, एक वीडल सी करके फेमस है और दूसरी सी का नाम है रॉस सी। तो इंडिया ने क्या बोला था कि हम ये वीडल सी को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करने में आपका साथ देंगे, ठीक है, दैट वी विल डिक्लेयर इट एज मरीन प्रोटेक्टेड। डू यू रिमेंबर द लार्जेस्ट आइस स्लैब दैट फेल इनटू ओशन इन एंटार्क्टिका? मैंने पढ़ाया है, उसका नाम क्या था? द लार्जेस्ट चंक ऑफ आइस दैट फेल इन, गाइस मैंने पढ़ाया हुआ था। वेरी गुड, भूल गए। सिद्धांत तुझे याद है? आइसबर्ग, बहुत बड़ा आइसबर्ग गिर गया था, लिख लेना अपनी बुक में, A76। A76 is the biggest iceberg that broke away from the Antarctica sheet and fell into ocean. तो उसका नाम क्या रखा है? ग्लासगो। A76 का नाम क्या रख दिया है? ग्लासगो, आफ्टर द ग्लासगो क्लाइमेट समिट। ये बिल क्या करेगा? रेगुलेटिंग द विजिट, जो मैंने आपको बताया, प्रोटेक्टिंग मिनरल रिसोर्सेज, जो मैंने बताया, प्रोटेक्टिंग नेटिव प्लांट्स, मैंने आपको बताया, prohibiting introducing of birds and not native to Antarctica, we discussed about it, and provision for Indian tour zone operators. कुछ डेसिग्नेटेड इंडियन टूर ऑपरेटर को परमिशन दी जाएगी कि वो नॉर्मल सिटीजन्स को एंटार्क्टिका घुमाने ले जाए। एम आई क्लियर गाइस? ठीक है, एंड आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर यू। मैं बहुत ज्यादा बोरिंग ना रखूं आपके लिए ये सारी चीजें, ठीक है। लिख लो फटाफट। इसके पीछे एंटार्क्टिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले ये लिख लो। एंटार्क्टिका इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न पोल कहां पे आया? एंटार्क्टिका में, ठीक है। वहां पे आपको पोलर बेर देखने को मिलते हैं, यस और नो? पोलर बेर देखने को मिलते हैं कि नहीं? यार आंसर तो दो, यस और नो। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पोलर बेर आप सबने देखा तो होगा, बड़े बड़े मस्त क्यूट क्यूट लगते हैं एकदम, ठीक है। जिसने भी हाँ बोला है, जाओ पानी ले आओ और अपना मुंह धो लो, ठीक है। पोलर बेर कभी भी एंटार्क्टिका में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, वो आर्कटिक में मिलता है। और पेंगुइन देखना है तो आर्कटिक नहीं एंटार्क्टिका जाना पड़ेगा। समझ गए आप दोनों, आप सब लोग? भगवान ने सब सोच समझ के बनाया है, ठीक है। वरना पोलर बेर ही खा जाता पेंगुइन को, वो बेचारा कुत्ता कुत्ता रह जाता। ठीक है, दोनों को अलग कर दिया। ओके गाइस, should I go ahead? Okay, let's see. हाँ, to fulfill the provision under the Antarctic Treaty, इंडिया ने क्या साइन किया है? एंटार्क्टिका ट्रीटी। तो इंडिया को एक लॉ पास करना पड़ता है। जब भी आप कोई भी ट्रीटी साइन करते हो गाइस, तो वो गवर्नमेंट को एक लॉ पास करना पड़ता है टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दैट ट्रीटी, ठीक है। तो इंडिया ने कब साइन किया है?
1983 में, ठीक है। और इंडिया ने काफी सारे लॉज भी पास किए हैं टू प्रोटेक्ट अंटार्कटिका, ठीक है। ये ट्रीटी कितने लोगों ने साइन की है? टोटल 54 कंट्रीज में। और हर एक कंट्री के लिए कंपलसरी था दैट दे हैव टू पास अ नेशनल लेजिस्लेशन, ठीक है। India is also a signatory to Convention on the Conservation of Marine Living Resources, ठीक है, लिख लो। एंड कमीशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन, कन्वेंशन और कमीशन दोनों का पार्ट है, ठीक है, लिख लो। चलो यस और नो में आंसर देना, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ऑन रिवर झेलम, यस और नो? क्या बात है, मेरे स्टूडेंट्स बहुत शार्प हो गए, रियली अप्रिशिएट गाइस। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, इट इज ऑन चेनाब। वेरी गुड गाइस, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, कीप इट अप। हम इम्प्रेस्ड है आप लोगों से। मैंने झेलम बोला था अयान, झेलम, रिवर झेलम, लेकिन आंसर इज चेनाब, ठीक है। ओके गाइस, चलो आगे। ओके गाइस, अरे कोई बात नहीं यार, पता चल गया ना, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलेंगे। Okay, Antarctica is inhabited except for those having nearly 40 permanent stations. इंडिया को गिन के कितने परमानेंट स्टेशन है एंटार्क्टिका में? नियरली 40। बाकी सारी कंट्री के भी स्टेशन है, तो टोटल कितने हैं? 40। इंडिया के कौन से स्टेशन है अभी? मैत्री, जो 1989 में बनाया गया है, श्री मार्शल हिल पे है, और भारती कहां पे है? लेजरमैन हिल पे, ठीक है। हमने आज तक टोटल 41 साइंटिफिक एक्सपीडिशंस भेजे हैं। हिमाद्री कहां पे है? इन आर्कटिक सर्कल, ठीक है। इंडिया इज अमॉन्ग elite group of countries which have multiple research in the polar regions. बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके पास ऐसे दोनों पोल्स के ऊपर रिसर्च स्टेशन है। इंडिया इज वन ऑफ देम। एंटार्क्टिका इज द सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट, इट कंटेन्स जियोग्राफिक साउथ पोल, याद रखना, and situated in the southern hemisphere. It is the fifth largest continent. Again, remember this thing. Total continent कितने हैं? 7, और उसमें से फिफ्थ लार्जेस्ट कौन है? एंटार्क्टिका। और नीचे की 3 लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। द इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम, वो किसके कंट्रोल में है? नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, पता चला मैंने क्यों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस से शुरू किया था। ये सब काम धाम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस थ्रू नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च। ओके, लिख लो ऑल दिस इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट। आधा तो आपको पहले से पता था, मैंने वैसे ही पढ़ा दिया। ये सब मैत्री एंटार्क्टिक, नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च, कुछ नए पॉइंट्स मिले होंगे, बाकी जो स्टूडेंट्स रेगुलर होंगे उनको तो पता ही हो।
चलो भाइयों बहनों, कौन आज मैच देखने के लिए कौन जाने वाला है कोई अपने से महान हस्ती वो? क्या बात है। બટ આમાં કેવું છે, એક્ઝામ તો છે એમાં તો ખોટું નથી, પણ જો ચાલે હવે ચીપ ડેઝ હોવા જોઈએ, 3-4 કલાક જોતા આવવાની મેચ, હવે એક દિવસ એમાં શું છે, જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, આપણને નથી, બરાબર, મજા આવશે. હા એ વસ્તુ છે, આઈ એગ્રી વિથ યોર સિચ્યુએશન. એ વાંધો નહીં, આપણે ઘરે જોવા. એક તો गर्मी એટલી છે. मेरे दोस्त मेरे लिए टिकट लेके आए थे, आई टोल्ड देम कि भाई तुम लोग जाओ, मेरे को माफ कर दो, ठीक है. Oh, now that is sad, Risky. That's bad. But it's all right. ठीक है, क्या कर सकते हैं. ओके चलो, हो गया. Which Indian woman recently climbed Mount Everest without oxygen? अभी आप लोग सोच में पड़ गए होंगे, क्या करते हो यार तुम लोग. हाँ वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड ऋषि. क्या नाम है? पियाली बहाक, ठीक है. समझ रहे हो, इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट गाइस, बहुत ही. आई थिंक शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू डू दिस, ठीक है. मतलब बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट चढ़ना, इट्स वेरी चैलेंजिंग, ठीक है. मैं 1 किलोमीटर भागता हूँ, मेरे को 2 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है. अभी वैसे तो वो लड़की इतना ज्यादा चढ़ गई, मतलब आप सोचते हो, मतलब इट्स बिग फीट. एंड इट कैन बी अ गुड क्वेश्चन. माय होल पॉइंट ऑफ दिस, समझ रहे हो, इट इज अ गुड क्वेश्चन फॉर दैट other examination in which they ask you MCQ 1 mark वाला, simple वाला, ठीक है. Getting my point, guys? Something unique, and that too by a woman. So it is an important point that needs to be noted. चलो. ऑक्सफैम रिपोर्ट देखो, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं. मैंने आई गेस कभी नहीं पढ़ाया. वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट आते हैं, फिर बाकी सारे रिपोर्ट्स आते, पता होगा आप सबको. मैं कभी नहीं पढ़ाया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो कितने रिपोर्ट्स आएंगे और उसके ऊपर कितने आर्टिकल्स आएंगे, तो हमें पढ़ना कोई मतलब नहीं रहता, समझ रहे हो. कॉस्ट बेनिफिट जिसे हम कहते हैं, वो ज्यादा मिलता नहीं. लेकिन ऑक्सफैम का रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट काफी बाद में भी न्यूज में आता रहता है, तो मैंने सोचा पढ़ा देता हूँ, ठीक है. इसमें जो मैंने डेटा डाला है, वो सारा का सारा इंडिया स्पेसिफिक डेटा है, समझ रहे हो. वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा है इकोनॉमिकली एंड सोशली, उसका डिस्कशन किया गया है, ठीक है. चलो पढ़ लेते हैं. ऑक्सफैम का रिपोर्ट का टाइटल क्या है? इन इक्वालिटी किल्स. देखो, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, व्हाट दे पॉइंटेड आउट, दैट इनकम डिवाइड इज वर्स्ट बिकॉज ऑफ कोविड. कोविड के कारण काफी इनकम डिवाइड जो है वो काफी बढ़ गया है, ठीक है. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट देयर इज अ डिक्लाइन इन सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर. सोशल सिक्योरिटी मतलब खाना पीना जो देते हैं, हेल्थ देते हैं, एजुकेशन देते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, देयर हैज बीन अ डिक्लाइन. कितना डिक्लाइन हुआ है? हेल्थ केयर के बजट में 10% हुआ है, एजुकेशन में 6% हुआ है, ठीक है. और टोटल बजट एलोकेशन
1.5 से कितना डिक्लाइन हो गया है? 0.6। समझ गए आपको? ठीक है, पैसा ठीक से दिया नहीं लगता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ग्रोइंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द इनकम ऑफ 84% हाउस होल्ड, कितने 100 में से, सपोज इंडिया में 100 लोग रह रहे तो उसमें से 84% they have witnessed decline, but the Indian billionaires grew at 102 to 142। 102 से कितने बढ़ गए हमारे यहाँ पे बिलियनर्स? 142। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पैंडेमिक द वेल्थ ऑफ इंडियन बिलियनर्स इंक्रीज। 23 से कितना हो गया? 53। 30%, 30 लाख करोड़ का इंक्रीज हुआ है उनका। ठीक है, ये एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए दैट इंडिया हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स आफ्टर चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, चाइना, देन यूएसए एंड देन इंडिया। ठीक है, देयर इज 40% sorry 39% increase in the number of billionaires in India in 2021। ठीक है, लिख लो। और ये इंफॉर्मेशन कैसी है? रट्टा मारो जिंदाबाद। ठीक है, ओके गाइस, चले आगे। एवरीबॉडी, ओके लेट्स गो। ग्रोइंग पुअर मतलब क्या कह रहे हैं? दैट जो इंडिया में मोर देन 4.6 करोड़ इंडियंस आर एस्टिमेटेड टू हैव फॉलन इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2020। कितने? 4.6 करोड़ इंडियंस इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एंड ये 4.6 करोड़ दे विल बी द हाफ ऑफ ग्लोबल न्यू पुअर। कोविड के कारण जितने भी पुअर लोग हुए हैं उसमें से आधे से ज्यादा कितने हैं? इंडिया से बिलोंग करते हैं। In the same year, the share of the bottom 50% of the population in national wealth is 6%। इंडिया का जो 50% पॉपुलेशन है उनका वेल्थ कितना है? 6%। ठीक है, ये फिजिकल डेफिसिट वाला पॉइंट देख लो, बस वो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये दो लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। लोअर इन कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉम 30% टू 22% टू अट्रैक्ट एफडीआई, उसके कारण कितना लॉस हुआ है? 1.5 लाख करोड़। ठीक है, लिख लो। हे भगवान,
Okay, guys. Okay, guys. Let's go ahead now. ठीक है? चलो, ये बहुत पुराना न्यूज है, रिवीजन के लिए लाया हूं. देखो गाइस, इन द इकोनॉमिक टाइप ऑफ न्यूज, एक नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन इज इंपॉर्टेंट. देन दूसरा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. डू यू गाइस रिमेंबर दिस टू न्यूज? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना. चलो पढ़ लेते हैं. नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन. मैंने आपको ये न्यूज जब पढ़ा था, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने आपको दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल दिया था. देख सपोज दिल्ली मेट्रो पे कोई जगह खाली है, वहां पे मैं आईपीएल वालों को बोर्ड लगाने की परमिशन दूं, तो मुझे इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी? समझ रहे हो? बेसिकली लैंड मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? टू जनरेट रेवेन्यू. ठीक है, कहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे? जो गवर्नमेंट कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उनके एग्जिस्टिंग असेट को अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, ताकि हमें और ज्यादा पैसा रेवेन्यू जनरेशन में मिले. समझ गए गाइस? आर यू गेटिंग? चलो, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा टू कैरी आउट द मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, एंड सरप्लस लैंड होल्डिंग. ठीक है, इसमें कोई भी एसेट गवर्नमेंट का बेचा नहीं जाता, इसे सिर्फ और सिर्फ लीज किया जाता है. समझ रहे हो? गवर्नमेंट अपना एसेट बेचती नहीं है, सिर्फ उसे लीज करती है. ठीक है, it will work under jurisdiction of Ministry of Finance. ठीक है, इनिशियल कैपिटल कितना मिलेगा? 5,000 करोड़. और उसके पीछे कितना मिलेगा पेड अप कैपिटल? 150 करोड़. ठीक है, क्या करेगा ये स्पेशल पर्पस व्हीकल? ये जो कंपनी बनाएंगे हम विद अ स्पेशल पर्पस, तो वो क्या करेगा? मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स करेगा, जो मैंने बताया. जनरेशन ऑफ रेवेन्यू करेंगे. स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सपोज गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, वो एफिशिएंटली काम नहीं करती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने शेयर्स प्राइवेट वालों को, प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देंगी. ठीक है, सो दैट गवर्नमेंट कैन गेट मनी एंड द फर्म कैन बी मेक प्रॉफिटेबल अंडर एन एफिशिएंट मैनेजमेंट. समझ गए? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का क्या होता है? मतलब बेसिकली इट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन. एग्जांपल एयर इंडिया. यस ऋषित, वेरी गुड. ठीक है, और क्या करेगा? एडवाइजरी रोल, मतलब गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करेगा दैट हाउ वी कैन जनरेट रेवेन्यू. एंड बेस्ट प्रैक्टिस भी शेयर करेगा. बेस्ट प्रैक्टिस मतलब अगर हम दोनों मिलके पढ़ा रहे हैं और किसी की टेक्निक अच्छी है पढ़ाने की, तो वो मुझे सिखाएगा. बेसिकली डायरेक्टरी ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस. ठीक है, NLMC नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन क्या करेगा? इट विल हायर प्रोफेशनल्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स विद अ merit based approach, similar like NIFF.
नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। जैसे NIIF प्राइवेट प्लेयर्स को हायर करता है, NIIF की मैनेजमेंट के लिए इन द सेम वे कौन करेगा? नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। लिख लो, पता चल रहा है गाइस? आर यू गेटिंग इट? समझ में तो आ रहा है ना क्या है NLMC? गवर्नमेंट ने क्यों बनाया? पैसा कहां से आएगा? कौन सी मिनिस्ट्री के साथ काम करेगा? उसके जो एम्प्लॉय है वो कहां से आएंगे? हम एम्प्लॉय क्यों प्राइवेट फर्म से ले रहे हैं? बिकॉज एसेट मोनेटाइजेशन इंक्लूड्स डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट। मार्केट रिसर्चर चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैंकर चाहिए, लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। लिख लो, ओके गाइस, हो गया। ओके, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, CAG, under which constitutional article it is mentioned? CAG, very good Siddhant. Article 148, Article 148. Dr. Ambedkar, in his speech in the Constituent Assembly, said that this is the most important office under the Constitution. मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस है। तो क्यों ऐसा कहा उन्होंने? बिकॉज CAG क्या करता है? गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, उन सब चीजों का ऑडिट कौन करता है? CAG। क्लियर? पता चल गया? वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है आधार कार्ड वाला, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी? वेरी गुड, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी मतलब इट इज क्रिएटेड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। Constitutional bodies are those bodies which are mentioned in the Constitution itself, ठीक है। तो अभी कैग और UIDAI के बीच में थोड़ा लफड़ा हो गया उनके ऑडिट रिपोर्ट को लेके, ऑडिट रिपोर्ट को लेके, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या है। चलो, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द UIDAI। मैंने आपको बोला ना, कैग का रिपोर्ट, कैग का काम ही क्या है? गवर्नमेंट की एजेंसीज का ऑडिट करना कि ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो कैग ने क्या है, UIDAI को थोड़ा सुना दिया, ठीक है, कि भाई तुम लोग ठीक ठाक काम नहीं करते हो, ऐसी सारी इश्यूज थे। नाउ इश्यूज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, वी शुड नो अबाउट UIDAI। UIDAI है क्या? इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी under the Ministry of Information Technology and created under Aadhaar Act of 2016. The most important point, काफी सारी एग्जाम में पूछ चुके हैं, that जब UIDAI पहले बनाई गई in 2009,
तब वो किसके अंडर काम करता था? प्लानिंग कमीशन। ये बात याद रखना। जब उसे बनाया गया UIDAI को, तब वो पहले किसके अंडर काम करते थे? प्लानिंग कमीशन। लेकिन अब किसके अंडर काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। UIDAI का काम क्या है? 12 नंबर का डिजिट देना अपने को, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आधार ID। सिटीजन्स को मिलता है या फॉरेनर्स को मिलता है? इज इट ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स? आप सब लोग अपना मुंह वापस से थोड़ा साफ सुथरा पानी से धो के आओ। देखो गाइस, आधार कार्ड किसी को भी मिल सकता है। एनी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट मतलब अगर कोई US का सिटीजन आके यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा रुक जाए, 6 महीने से, तो वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाता है। सिटीजन नहीं, लेकिन रेसिडेंट तो है कि नहीं? वो 6 महीने से ज्यादा रहता है तो क्या कहेंगे उसको? रेसिडेंट। क्लियर? ये पता था आप लोगों को, भाइयों बहनों? लिख लो। ओके गाइस, चले आगे। ओके गाइस, लेट्स गो। देखो, ये आपके लिए नहीं है, मतलब थोड़ा ध्यान से रख लो। देखो, आर्टिकल 148 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट, ओथ एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। ठीक है। आई जस्ट वांट टू, बाकी का कुछ मत पढ़ना, वो आपके लिए नहीं है। बाकी का कुछ मत पढ़ना, ठीक है? ओके गाइस, वन थिंग, हु अपॉइंट्स कैट? कैट को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्लीज याद रखना, ठीक है? और कैट कितने साल तक ऑफिस में काम करते हैं? टेन्योर क्या होता है? वेरी गुड। 6 साल और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्ली। 6 और 65 ईयर्स। अभी कौन है? GC भाई मुर्मू। ठीक है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सरस बहुत सरस। चलो आगे जाइए। हाँ गाइस, ये लिख लेना प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैग का काम क्या है? कैग रिपोर्ट बना के देता है, किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट पार्लियामेंट में ही लेस डाउन द रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट। ठीक है। लिख लो लिख लो लिख लो ये। ओके गाइस, हो गया। ओके। प्रेसिडेंट under which article has the power to pardon any criminal? लास्ट टाइम पता है मैंने बताया था आपको कि मैंने आपको सिर्फ आधा ही करवाया है। आई विल बी कंप्लीटिंग द होल टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर।
ऋषित, और गवर्नर का कौन सा आर्टिकल होता है? 142 इज रॉन्ग, गवर्नर का 161 होता है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 72 होता है। चलो पहले ये समझ लिया, ठीक है। ओके, नाउ मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। देखो, प्रेसिडेंट का टू ग्रांट पार्डन टू एनी क्रिमिनल, इट इज कंसिडर एज एन एग्जीक्यूटिव पावर। कौन सा पावर कहते हैं इसे? एग्जीक्यूटिव पावर। तो क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इस पावर को यूज कर सकता है? मतलब उनको इच्छा हो गई, दया आ गई कि यार नहीं, ये दो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनको छोड़ देते हैं, तो ऐसा क्या वो कर सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 74 क्या कहता है? 74 ये कहता है that president has to work on the aid and advice of the council of minister. Am I right or wrong? सही कह रहा हूं ना मैं? मतलब प्रेसिडेंट अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन लोग को कुछ कहेंगे कि आप ये कर दो सर, तो वो कर सकते हैं। बेसिकली प्रेसिडेंट को पार्डन देना होता है, तो उन्हें किसकी बात मानकर पार्डन देना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बात है ना एकदम? ठीक है, याद रहेगा इतना। बिकॉज प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस। नाउ प्रेसिडेंट कौन से टाइप के क्रिमिनल्स को पार्डन दे सकता है? तो पहला, जिसने कोई सेंट्रल लॉ तोड़ा हो। समझ रहे हो? सेंट्रल लॉ, हमारे यहाँ पे दो टाइप के लॉस होते हैं, स्टेट भी अपने लॉस बनाती है कि नहीं? सेंट्रल के भी लॉस हो सकते हैं, स्टेट सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है, सब पता है ना? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। दूसरा, अगर कोर्ट मार्शल हुआ है किसी इंसान का, क्या हुआ है? कोर्ट मार्शल, तब भी प्रेसिडेंट उसको कंसिडर कर सकते हैं पार्डनिंग के लिए। और तीसरा, अगर डेथ सेंटेंस मिला हो तो। कौन सा? डेथ सेंटेंस, किसी को फांसी की सजा मिली है, तो प्रेसिडेंट इन तीन टाइप के केसेस के ऊपर अपना पार्डन पावर यूज कर सकते हैं, पार्डनिंग पावर। क्लियर हो गया इतना? समझ रहे हो? ओके, वेरी गुड। बहुत ध्यान से सुनना। गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 कैन डू ऑल द थिंग्स, लेकिन नीचे की दो कंडीशन को हटा। गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ पर्सन who has been given death sentence। पता चल गया गवर्नर क्या नहीं कर सकते? किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसे पार्डन नहीं कर सकते गवर्नर, वो एक्सक्लूसिव राइट है प्रेसिडेंट का। गवर्नर कोर्ट मार्शल वाले इंसान को भी पार्डन नहीं कर सकते, समझ गए? और गवर्नर किसी स्टेट लॉ को वायलेट किया है, उस इंसान को पार्डन कर सकते हैं, अगेन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। एम आई क्लियर? एनी डाउट इन दिस? ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आने की संभावना है। क्यों? बिकॉज अभी आपको पता होना चाहिए, राजीव गांधी के हत्यारे जो थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने माइज्जत बरी कर दिया है। माइज्जत तो नहीं, लेकिन माय बैड, दे हैव बीन ग्रांटेड बेल, ठीक है। याद आया? ये मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था गाइस, ओके। इसलिए इस टॉपिक के आने की संभावना है, ठीक है। ये रहा प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में कंपैरिजन। देख लो, पढ़ लो और मेरे को बोलो, हम आगे चलेंगे। जो मैंने बोला ये सेम चीज यहां पर रिपीटेड है कि नहीं?
हाँ, 142 तो सुप्रीम कोर्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ठीक है, पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, दैट इज 142. ओके गाइस, चले आगे, गीतांजलि के बारे में पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, द टूम ऑफ सैंड्स. Tomb of Sand has become the first book written in an Indian language to be awarded the International Booker Prize. ठीक है, originally published in Hindi as Ret Samadhi. The book is written by author Gitanjali Shri and translated into English by Daisy Rockwell. ठीक है, बुक की स्टोरी क्या है, पार्टीशन के टाइम की है. There is this old woman जिनके पति गुजर जाते हैं और बाद में कुछ साल बाद वो पाकिस्तान वापस जाती है टू सेटल द फीलिंग्स, मतलब जो भी कुछ ऐसा होता है, ठीक है. द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड एन्युअली, हर साल दिया जाता है, फॉर अ सिंगल बुक ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड. The International Booker Prize began life in 2005 as the Man Booker International Prize. ठीक है, the prize aimed to encourage more reading of quality fiction. Fiction के लिए दिया जाता है ये, from all over the world. ठीक है, the vital work of translators is celebrated. 50,000 पाउंड दिया जाता है, ठीक है, अभी पार्टी होगी मस्त, ठीक है. जो ऑथर शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं उनको कितना मिलता है, ऑथर और ट्रांसलेटर को 2,500 पाउंड, ठीक है. नॉवेल्स एंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज आर बोथ एलिजिबल. क्लियर गाइस, फैक्चुअल न्यूज है. अभी ये क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है बताओ मुझे, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू रीड एंड नो. इंडियन वुमन, इंडियन, सबसे पहले इंडियन, देन इंडियन वुमन गेटिंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ठीक है, दैट टू इन रिटन लैंग्वेजेस व्हिच आर एसोसिएटेड विद इंडिया, हिंदी, ठीक है. हिंदी को लेके तो इतना बवाल चलता है हमारे इंडिया में, ठीक है. कुछ चीज नहीं छोड़ा जिसके ऊपर हम झगड़ते थे, ठीक है, खाना पीना कपड़े हर चीज में लपड़े, ठीक है. अच्छा है, अच्छा है. Okay guys, any questions, any doubts, because our exams are approaching, go ahead, or else we are done for the day. Thank you so much, see you on next. अरे नहीं यार, मैं नेक्स्ट संडे तो मेरा छुट्टी रहेगा, ठीक है. सो नेक्स्ट, उसके बाद. ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर. You have my email ID. If you have any doubts, any questions, query, you can drop me a mail. I will address it. Okay. Okay guys, take care, study hard. Okay, take care. Bye bye guys.